नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। लोकसभा चुनाव इस बार 7 चरणों में होना है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो गया, लेकिन पहले चरण से पहले तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम जो नेता हैं, उन्होंने जमकर प्रचार किया और साथ ही साथ एक दूसरे पर बयानबाजियां भी की। अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने अलग अलग बयान दिए और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने उन पर कार्रवाई भी की। इतना ही नहीं, अगर इस बार चुनावी प्रचार की बात की जाए तो सभी नेताओं ने अनोखे ढंग से प्रचार भी किया। कोई कहीं पर चाउमीन बनाता हुआ नजर आया तो कोई नेता खेतों में गेहूं काटता हुआ भी नजर आया। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि क्यों भारत में चुनावों को लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे चुनाव आते ही भारत में जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, वो सज जाती हैं और वोटर्स जो हैं वो अपने उम्मीदवारों को लेकर एक अलग तरह के ही जोश में होते हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई नहीं तो দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরায় আমি ত্রিপুরার মেয়ে। মানে বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক না। देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। 102 सीटों पर पार्टियों और प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन लोकतंत्र के इस त्योहार में बोलतंत्र भी खूब हावी रहा। पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दे दिए जिस पर विवाद हो गया। कई बयान पर तो चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया है। बोलतंत्र की शुरुआत हम करते हैं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला से। उन्होंने मथुरा की सांसद हेमा मालिनी को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसे सभ्यता के दायरे में तो नहीं रखा जा सकता है। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई नहीं तो कांग्रेस पार्टी की बात रखने के लिए मशहूर रणदीप सुरजेवाला के इस बयान को बीजेपी ने मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो आपको हम सुना भी नहीं सकते, लेकिन जिसने सुना उसने सुरजेवाला की आलोचना ही की। बस कांग्रेस ने पूरे मामले में चुप्पी साधे रखी। देखिए, कांग्रेस और विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है। हेमा मालिनी जी के खिलाफ जो बयान कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने दिया है उसका मैं खंडन करता हूं, भर्त्सना करता हूं। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और लगातार इस प्रकार का नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। इनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आने वाले समय में देश की जनता कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। हेमा मालिनी को बीजेपी ने मथुरा से तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। जब हेमा मालिनी से रणदीप सुरजेवाला की अभद्र टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो हेमा मालिनी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया और सीख भी दे दी। We are very popular, we are famous and so target उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के, उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। तो उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए। जैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें, अच्छा रहेगा। हेमा मालिनी ने इस अभद्र टिप्पणी पर सादगी अपनाई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई रियायत नहीं बरती। सुरजेवाला को अपने बयान पर सजा मिली और बराबर मिली। सुरजेवाला ने 9 अप्रैल को प्रचार में हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी की थी। इलेक्शन कमीशन ने 16 अप्रैल को सुरजेवाला पर 48 घंटे तक प्रचार पर बैन लगाया। सुरजेवाला पर 16 अप्रैल शाम 6 बजे से 18 अप्रैल शाम 6 बजे तक प्रचार पर रोक लगी। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सुरजेवाला को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। सुरजेवाला को अपने किए की सजा तो मिल गई। अब उम्मीद है कि बाकी के बचे चरणों में वो प्रचार के दौरान संयम रखेंगे।
अब बात जब संयम की हो रही है तो आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां संयम और शिष्टाचार दोनों ही ना चौलबे चिल्लाया जाता है, लेकिन नेताओं पे इसका असर बहुत कम दिखता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता हैं दिलीप घोष, जिन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक टिप्पणी की थी। पहले आप वो टिप्पणी सुनिए, फिर चुनाव आयोग का उन पर हंटर कैसे चला वो भी दिखाएंगे। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, আমি ত্রিপুরার মেয়ে, মানে বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক নয়। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगा, तो ममता बनर्जी पर अपने नेता को बचाने का आरोप। संदेश खाली को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर चारों तरफ से हमला बोल दिया था। दिलीप घोष के बयान के बाद जब टीएमसी को मौका मिला तो उसने भी बीजेपी पर पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिलीप घोष जो कमेंट किया है ममता जी का अगेंस्ट में, वो बहुत डेरोगेटरी, डिसरेस्पेक्टफुल। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने तुरंत दिलीप घोष पर कार्रवाई की। इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी सख्त रुख अपनाया। बीजेपी ने दिलीप घोष को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने भी दिलीप घोष को नोटिस जारी कर सफाई मांगी। सफाई में दिलीप घोष ने अपने बयान पर माफी मांगी। इलेक्शन कमीशन ने दिलीप घोष को भविष्य के लिए चेतावनी दी। दरअसल महिलाओं का सम्मान इन चुनावों में बड़ा मुद्दा बना है। कारण बना है बंगाल का संदेश खाली। विपक्ष महिलाओं के सम्मान के मुद्दे को लेकर अपने नेताओं के बोल तंत्र की वजह से कई बार बैकफुट पर आने को मजबूर हुआ है। पहले चरण में कंगना रनौत पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट का मुद्दा भी छाया रहा। हम आपको वो पोस्ट तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन पूरा मुद्दा जरूर बताते हैं। मामला तब विवादों में आया जब बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से एक्ट्रेस कंगना रनौत को टिकट दिया। इस पर सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट की गई, जिसमें न सिर्फ कंगना पर निशाना था बल्कि बेहद अभद्र टिप्पणी के जरिए निशाना साधा गया था। इसको लेकर बीजेपी ने हर ओर से मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जो कि उनकी आईटी सेल की हेड भी है, उन्होंने भी नारी शक्ति का किस प्रकार से अपमान किया वो आपत्तिजनक और अभद्रतापूर्ण पोस्ट करके, और न केवल कंगना रनौत का, न केवल नारी का, उन्होंने समूचे हिमाचल का, समूचे मंडी का और समूचे नए भारत का भी अपमान करने का काम किया है। जिस प्रकार से उन्होंने अभद्र पोस्ट डालकर फिर उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग। सुप्रिया श्रीनेत के इस इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद जब बवाल बढ़ा तो कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने ट्वीट को डिलीट कर फटाफट यू टर्न लेकर अपनी बेगुनाही भी साबित कर दी। लेकिन हिमाचल के मंडी में लगी सियासी आग ने विकराल रूप ले लिया था। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। कंगना रनौत हो या कोई अन्य महिला जो वो राजनीति में आना चाहती है तो उनके काम के आधार पे उनको जज कीजिए। बहुत ही अफसोस होता है, सुप्रिया जी स्वयं एक प्रोफेशनल है और ऐसे टिप्पणी करना कोई अन्य महिला के ऊपर उनको शोभा नहीं देती है। ये स्टीरियोटाइप्स फाइट करना बहुत जरूरी है। स्टीरियोटाइप कि वो तो ऐसे ही होगी, वो फिल्म फ्रेटर्निटी से आती है, वो फैशन फ्रेटर्निटी से आती है। हम महिला चाहते हैं कि हमारे हुनर और हमारा काम के ऊपर आप जज कीजिए। मुझे पूछना है कांग्रेस पक्ष के सभी नेताओं को कि एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए। ये कांग्रेस भूल गई है क्या? सिर्फ कंगना रनौत के ऊपर बोलना
मतलब सिर्फ कंगना रनावत को टारगेट करना नहीं, इस देश की हर एक महिला जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है उसके ऊपर इस तरीके का विषय रखना मुझे लगता है बहुत ही शर्मदायक है। ऐसे पक्ष के सभी लीडर जहां पर 3-3 महिलाएं एक पक्ष को रिप्रेजेंट करती हैं। बवाल बढ़ा, सवाल बढ़ा और इस बीच कंगना रनौत का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने इशारों ही इशारों में बता दिया कि मुद्दा चुनाव तक शांत नहीं पड़ेगा। वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। कांग्रेस प्रवक्ता के पोस्ट से बवाल मचा तो पोस्ट की आंच कांग्रेस पार्टी के आला कमान तक भी पहुंची। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी का पूरा आला कमान तो आया ही, साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के पुराने चिट्ठे पट्टे भी खोल दिए और हर उस पल को याद कराया जाने लगा जहां कांग्रेस पार्टी ने आरोपियों का साथ दिया या उन्हें पार्टी में जगह दी थी। इनकी पार्टी का तथाकथित नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। पर प्रियंका वाड्रा जी, आपकी पार्टी का चलन तो ऐसे लगता है कि लड़की हूँ तो क्या कांग्रेस से बच सकती हूँ। कभी किसी लड़की का अपमान जैसे कंगना रनौत का किया गया क्योंकि वो किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं आती। कभी शांति धारीवाल जैसे व्यक्ति जो कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा और राजस्थान नंबर 1 बन जाता है बलात्कार में, तो उसको जायज ठहराते हुए उनको टिकट देना। कभी लाल सिंह जैसे व्यक्ति को जिसने 8 साल की बच्ची के बलात्कारियों के साथ समर्थन जताने का काम किया था उसको टिकट दे देना। कभी संदेश खाली पर जिसमें पूरा देश विचलित था कि शाहजहां शेख ने जिस प्रकार का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया उस पर कोई कड़ा बयान देने के बदले खड़गे जी ने आकर उसको जायज ठहराया क्योंकि बंगाल में आपको गठबंधन करने की आशा थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस का तो चरित्र ही बन चुका है महिला विरोध और महिलाओं का अपमान। इंस्टाग्राम पोस्ट से बवाल मचा तो सुप्रिया श्रीनेत की नींद खुली और नींद जब खुली तो बचाव में वो खुद ही उल्टा पुलिस बन गई और चोर को लापता बता रही, जबकि बीजेपी सवाल पर सवाल कर रही थी। कुल मिलाकर मामला बेहद गर्म हो चला था और ये महिला अस्मिता का बड़ा मुद्दा बना। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूँ कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। वो बहाने चाहे लाख बना ले परंतु कोई इन बहानों को मानने से इनकार ही करेगा क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत को ये ना मालूम हो कि ये पोस्ट उनके हैंडल से गया है। इतने घंटों तक वो पोस्ट उनके हैंडल पर रहा। जब तक हमने उसके ऊपर शिकायत नहीं की तब तक उसने हटाया नहीं। सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से कंगना रनौत पर जो निशाना साधा गया था वो इतने निचले स्तर का था कि उस पर राष्ट्रीय महिला आयोग से लेकर चुनाव आयोग तक सभी ने न सिर्फ संज्ञान लिया बल्कि कार्रवाई भी की। लेकिन पूरे मामले में एक बार भी कांग्रेस की ओर से न तो सुप्रिया श्रीनेत को चेतावनी या नोटिस दी गई, न ही किसी नेता ने इस पोस्ट की आलोचना की। लेकिन लोकतंत्र के सजग प्रहरी के तौर पर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख दिखाया। एनसीडब्ल्यू ने सुप्रिया श्रीनेत की शिकायत कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन से की। इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लेते हुए सुप्रिया श्रीनेत को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रिया श्रीनेत को भविष्य के लिए बड़ी चेतावनी भी दी। पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं के सम्मान का मुद्दा छाया रहा, जिसको लेकर बीजेपी और विपक्षी दलों में खूब वार पलटवार भी हुआ। लेकिन मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर वो खुद ही सासत में पड़ गई और उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गया है। यहाँ से मेरे सामने पुलिस अधिकारी मेरे लोगों को, समाजवादी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। मैं पहले से भारतीय जनता पार्टी का
और अंदाज भी आजम खान वाला। लेकिन नेताजी शायद भूल गई कि आजम खान के हनक का वो दौर अलग था और ये दौर अलग है। रुचि वीरा को पुलिस वालों को उनकी औकात बताना महंगा पड़ गया। चुनावी मंच से चिल्लाकर पुलिस वालों को औकात में रहने की धमकी देने वाली रुचि वीरा पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सिर्फ रुचि वीरा ही नहीं, मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव समेत 5 सपा कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। रुचि वीरा मुरादाबाद से सपा की लोकसभा प्रत्याशी, सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, शाने अली उर्फ शानू पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, बाबर खान लालबाग निवासी और मोहम्मद गनी। आईपीसी की धारा 188, 186, 189, 147, 506 और 353 के तहत केस दर्ज। दरअसल 14 अप्रैल को मुरादाबाद के जीआईसी मैदान में सपा अध्यक्ष अखिलेश की जनसभा आयोजित की गई थी, लेकिन खराब मौसम के कारण वो नहीं पहुंचे। मंच पर मौजूद कांग्रेस और सपा नेता जनसभा को संबोधित कर रहे थे कि रुचि वीरा अचानक कुर्सी से उठी, माइक हाथ में ले लिया और फिर पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों पर उनके कार्यकर्ताओं को जनसभा में आने से रोकने के आरोप लगाकर बरस पड़ी और बरसी तो अपनी सीमा भी भूल गई। रुचि वीरा पर पुलिस अधिकारियों को धमकाने का आरोप, अधिकारियों को भाजपा का एजेंट बताने का है आरोप, जनसभा के दौरान पुलिस अधिकारियों को धमकाने का आरोप, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के लिए अपशब्द कहने का आरोप। इन आरोपों और वीडियो के आधार पर मालपुरा पुलिस ने रुचि वीरा पर मुकदमा दर्ज किया है। सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के खिलाफ केस दर्ज होने का ये तीसरा मामला है। इससे पहले आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भी 2 केस दर्ज हो चुके हैं। उस मंच से रुचि वीरा सिर्फ पुलिस कर्मचारियों तक ही नहीं रुकी, बल्कि बिना नाम लिए मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी पर भी निशाना साधा। चुनाव बिल्कुल एक तरफा है और ये भी बताना चाहती हूँ, यहाँ भेड़िया सुन रही हूँ मैं, गांव में सताया गया है लोगों को, लोगों में झूठे मुकदमे लिखवाए गए हैं, लोगों की जमीन कब्जाई गई है, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अरे उस भेड़िए का शिकार मैं करूंगी, ये बताना चाहती हूँ। हालांकि लोकतंत्र में मर्यादाओं का बहुत ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जो नेताजी होते हैं उनके लाखों फॉलोअर्स होते हैं, वो बहुतों के रोल मॉडल होते हैं। इसलिए उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो कोई ऐसा आचरण ना करे जिससे जनता या उनके समर्थक को ठेस पहुंचे। लेकिन पहले चरण के चुनावों में पार्टियां या राजनेता इसका लिहाज रखते नहीं दिखे हैं। यूपी के एक और नेताजी हैं, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अपने जुबानी घोड़े को वो खूब दौड़ा रहे थे। आपको वोट देता है माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन उसका डर ये है कि अगर हमने खुल के वोट दे दिया तो हो सकता है हमारे ऊपर मुकदमा न लग जाए। मैं अपने समुदाय से ये कहना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ 6 फुट 2 इंच का मनोज दीक्षित है, तन मन धन से है। निकलो, कसम मां की खाता हूं कि तेरे तो मनोज दीक्षित नहीं। माइक पर मर्यादा भूल गरज रहे हैं। उनका नाम मनोज दीक्षित उर्फ ननकू है। मंच पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। अध्यक्ष जी के सामने मनोज दीक्षित इतने जोश में आ गए कि कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक पर बोलते समय जुबान, चुनाव आचार संहिता, मर्यादा सब भूल बैठे और कुछ ऐसा बोल दिया जो हम आपको सुना नहीं सकते। कसम मां की खाता हूं कि तेरे तो मनोज दीक्षित नहीं। देखिए, जैसे ही मनोज दीक्षित ने सुब्रत पाठक के बारे में आपत्तिजनक बात कही, पहले तो उनके पीछे खड़े 2 कार्यकर्ता ताली बजा रहे हैं, लेकिन फिर मंच से कुछ निर्देश आया तो वो दोनों मनोज दीक्षित को मना करने लगे। फिर एक नेताजी दौड़ते हुए मंच पर आए और मनोज दीक्षित के कान में कुछ कहा। उसके बाद मनोज दीक्षित ने बात संभालने की कोशिश की और फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये कहा, फोटो से करा दिए, वोट इतने पड़ेंगे कि तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। मनोज दीक्षित ने दरअसल ऐसा भाषण क्यों दिया,
क्यों कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने मर्यादा की सारी हदें लांघ दी। दरअसल सारा मामला अखिलेश यादव को ये बताने और जताने का था कि हमसे बड़ा हितैषी कोई नहीं। उन्होंने तो अपने सिर की कसम भी दे दी कि अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़े। अब मनोज दीक्षित से अखिलेश यादव कितना खुश या नाराज हैं, ये तो वही जाने, लेकिन माना ये जा रहा है कि मंच से अखिलेश ने ही मनोज दीक्षित को भाषण में संयम और भाषा में मर्यादा रखने को कहा, लेकिन अपने नेता को बचाने में अखिलेश से भी देरी हो गई। मनोज दीक्षित ने जो बोला उसकी शिकायत अब हो गई है। मामला आचार संहिता के उल्लंघन का बना है, मतलब नेताजी बुरे फंसे हैं। ये वीडियो 2 अप्रैल का है, जब कन्नौज में अखिलेश यादव कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे, तभी आचार संहिता के उल्लंघन की ये घटना हुई है। आचार संहिता लागू हो चुकी है, अभी सम्मेलन हो रहे हैं। कल जो है दिनांक 2/4/2024 को सपा कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान एक व्यक्ति मनोज दीक्षित द्वारा जो है कुछ जातिगत टिप्पणी की गई, साथ ही साथ आचार संहिता का उल्लंघन किया गया अपने भाषण के दौरान। उसी के आधार पे जो हमारी वीडियो सर्विलांस टीम है उनके द्वारा तहरीर दी गई। उस तहरीर के आधार पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह FIR चुनाव आयोग की वीडियो निगरानी टीम की शिकायत पर दर्ज की गई। वीडियो निगरानी टीम ने पूरे मामले की उप विभागीय मजिस्ट्रेट से शिकायत की थी, जिन्होंने पुलिस को आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग आचार संहिता उल्लंघन को लेकर बेहद सख्त है। इस बार के लोकसभा चुनाव में नेताओं ने केवल एक दूसरे को लेकर बयानबाजी ही नहीं की, बल्कि अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो इस बार चुनाव प्रचार को लेकर अनोखी तस्वीरें भी सामने आई। कोई नेता चाय बनाते हुए नजर आए तो कोई नेता चाउमीन बनाते हुए भी नजर आए। यहां तक कि कुछ नेताओं ने तो खेतों में जाकर गेहूं भी काटा। तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई, यानी कि पार्टियों ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी अपने वोटर्स हिंदुस्तान में चुनाव महज चुनाव नहीं रहता, बल्कि ये कोई टैलेंट हंट बन जाता है। सिर्फ चुनावी मौसम में दिखने वाली ये तस्वीरें बयां करती हैं कि लोकतंत्र में जनता राजा है और नेता सेवक। लेकिन काश लोकतंत्र में ये तस्वीरें चुनावी अवसर की जगह अक्सर होती। देश के नेता प्रतिभावान तो हैं, लेकिन चुनाव आते ही वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटियों का ऐसा बाजार सजाते हैं कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। चुनावों में वैसे भी वोटों की महिमा अपरंपार होती है। ऐसे में जनता के दिल में जगह बनानी है तो टैलेंट के चमचमाते शोरूम में कुछ नया रखना ही होगा। बीनने वाली महिलाओं के पास पहुंचे बातचीत करने। कोशिश थी कि जितने वोट जुट जाएं उतना अच्छा, लेकिन वहां पहुंचकर राहुल ने सिर्फ वोटों को ही जुटाने की कोशिश नहीं की, महुआ भी बीनने लगे। 3 बजे बैठे एक दिन में कितने बीन लेते हैं? 14 चुटनी गुड़ का मतलब सीरा बना के इसको सूख जाता है ये, तो इसको रखने में जाता है और इसको मार्केट में नहीं ऑनलाइन बेचने से। राहुल ने पेड़ से जमीन पर गिरे महुआ को खुद उठाया भी और एक को चखा भी। महुआ का स्वाद राहुल गांधी को पसंद भी आया। अच्छा, तो यहाँ से जमीन से उठाते हैं? हाँ। शहडोल की महुआ बीनने वाली महिलाओं के साथ राहुल की ये मुलाकात दरअसल एक कोशिश है जमीन से जुड़ने की। हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 1 पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी ने 28 सीटें अपने नाम की थी।
राहुल गांधी की कोशिश भी यही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन 2019 से बेहतर हो। अब इसमें राहुल गांधी कितने सफल हो पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन देश भर में नेताओं का अलग और अनोखे अंदाज में चुनाव प्रचार जारी है। मध्य प्रदेश के बाद अब बिहार चलिए और देखिए वहां सारण लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी कैसे वोटरों के साथ भावात्मक रिश्ता जोड़ने की जुगत लगा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग तस्वीरें भी आती है। हर राज्य, हर प्रांत में अलग अलग अंदाज में चुनाव प्रचार भी होता है। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश भी अपने सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि मतदान जरूर करें। आपके लोकसभा क्षेत्र में जिस भी दिन मतदान हो उस दिन जाकर अपना वोट डालकर देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करें। तो लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में होना है। पहले चरण का मतदान हो चुका है। बचे हुए जो चरण है उनको लेकर चुनाव प्रचार एक बार फिर से शुरू हो गया है। आने वाले समय में ऐसी कई तस्वीरें भी हमारे सामने आएंगी। तो आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।